नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आपका इस चर्चा में इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कि हरियाणा में एक और भर्ती परीक्षा हाई कोर्ट ने रोक दी। तमाम सारी भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं, तमाम सारी उनके रिजल्ट रुके हुए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और इतनी ज्यादा है कि इस कारण से बहुत सी भर्तियां नहीं हो पा रही। नंबर एक, क्या ये हाई कोर्ट का अड़ंगा है? क्या ये सरकार की कोई गलती है, या ये जबरन किया जा रहा है? ये सारे विषय हैं और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, हमारे साथ में एक्टिविस्ट हैं श्वेता ढुल, और हमारे साथ में डॉक्टर मेहर सिंह है आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ में पवन बंसल है, वरिष्ठ पत्रकार है, और कुछ और साथी जुड़ेंगे। शुरुआत में पवन जी से करता हूं। पवन जी बहुत बेहद सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हरियाणा में तमाम भर्तियों को लेके लंबे समय से तमाम विवाद खड़े होते रहे हैं, और आज भी ये स्थिति है कि एचसीएस परीक्षा के परिणाम को घोषित करने पे हाई कोर्ट ने कल रोक लगा दी। उसकी वजह ये थी कि परीक्षा के परिणाम में तमाम सारी गड़बड़ियां सामने आ रही थी, तमाम बात शिकायतें हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जब ये होता है तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति होती है, क्योंकि बच्चों का भविष्य फंसता है। क्या कहते हैं जी पवन जी? जी, आपको ही मुबारकबाद। आपने लाखों लोगों के भविष्य से मामला उठाया है, और बहन श्वेता को मुबारकबाद, जो कि इस मामले को, इसको नहीं, नौकरियों में नियमितताओं के सारे मामले जोर शोर से उठाती रहती है। देखिए, 38 सवाल आना तो दूर की बात है। मेरा मानना है कि एचपीएससी के चेयरमैन अलोक वर्मा की नियुक्ति ही बड़ी विवादास्पद है। वो एनसीईआरटी में थे पहले, उनकी एक चार्जशीट भी हुई थी। वो हरियाणा के नेता ने चीफ विजिलेंस कमीशन में सिफारिश लगवा कर विड्रा करवाई, और किस बैकग्राउंड में वो बने वो भी एक जांच का विषय है। अब मैं और बात आता हूँ। पहले कुछ में पहले अनिल नागर जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, विजिलेंस रेड लगाई उनके दफ्तर में, एचपीएससी के दफ्तर में 2 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, और टेम्पर्ड ट्रांसफर शीट एचसीएस पहले में एग्जाम की और डेंटल की मिली वहाँ पे। और एक ऑडियो वायरल हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये नंबर है, नागर साहब की बात हो रही है, एचपीएससी के चेयरमैन साहब से बुला रहे हैं, फला को देना है एडमिशन, फला को नौकरी देनी है, फला को देख रही है। अरे उसी टाइम ये चेयरमैन को, इसको कमिश्नर को बर्खास्त कर देना चाहिए था, अगर कोई सरकार में कोई नैतिकता होती। जब इतनी बड़ी बात आ गई थी, मामला एसीबी को गया, एंटी करप्शन ब्यूरो को, जो पहले विजिलेंस था, एसीबी बोलते हैं, और एसीबी भी चुप है इस मामले में। एसीबी को इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए, और हुड्डा साहब को भी तुम्हें वो जो ऑडियो उनके पास है एसीबी को देना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। अब हम आते हैं जो मौजूदा आया कि 38 प्रश्न 100 में से पिछले उसमें दे दिए गए, पिछले पेपर में। ये वर्मा जी ने पेपर लीक करने का बड़ा नोबल तरीका निकाला है, और हमारी बेंच पे ने इसको बड़ा एक्सपोर्ट किया है, बड़ा नोबल तरीका है। अब 33 नंबर दे सिर्फ एप्टीट्यूड में चलने के अपने बंदों कह दो है लास्ट इतना कहा था, और 38 उन्होंने देख लिया जैसे हो गई, 33 नंबर से आगे तुम्हें आप क्लियर कर दिए। तो ये मैं कोर्ट के फैसले पे आता हूँ। रविंद्र डोल ने इस मामले में वकील थे, लोग याचिका करी। अब मेरे को थोड़ा सा माननीय उच्च न्यायालय, हम कुछ कह नहीं सकते सम्मान के बारे में। उन्होंने कहा कि इसको रिजल्ट रोक दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा इस बात में कंसिडर करे। अरे पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कंसिडर करेगा? उन्होंने तो गलती करी है। माननीय न्यायालय से हम आग्रह करते हैं वो इस बारे में ऑर्डर खुद पास करें। पब्लिक सर्विस कमीशन तो दोषी है इस मामले में, वो क्या ऑर्डर पास करे? उन्होंने तो खुद ही गलती करी है, वो रिव्यू क्या करेंगे? तो ऐसे हुआ कोई एसपी के पास कोई जाए, एसएचओ मेरे रिश्वत देता है, एसएचओ इसकी इंक्वायरी मार कर दे। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, ये लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इस मामले में खुद कोई कड़ा निर्णय दे, वो जो भी निर्णय देगा उसका प्रदेश के लाखों लोग अपना वेलकम करेंगे। उच्च न्यायालय को कोई निर्णय इस मामले में देना चाहिए। ने बहुत सही बात कही कि इसको लेकर के बड़ा तमाम बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और भविष्य को लेकर के इस पे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है। मैं इस पे श्वेता ढुल के पास जाऊंगा। श्वेता, आपने इन सब परीक्षाओं को लेके एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, और तमाम, चाहे एचपीएससी की हो, चाहे हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन की हो, दूसरी हो, तो जब आप ये लड़ाई लड़ते हैं तो आपको एक तो क्या परेशानी आई, दूसरी इस तरह की भर्तियां रद्द होने से या रुकने से या और दूसरी चीजें होने से, उससे क्या स्थिति पड़ रही है, और बच्चों की क्या स्थिति है? क्यों आप इसकी लड़ाई लड़ रही हैं? जी जी, आपने बहुत सारे सवाल कर लिए। पहला, मैं क्यों ये लड़ाई लड़ रही हूँ?
क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट रही हूँ, 10 साल मैंने खुद एग्जामिनेशन दिए हैं, मैं एचसीएस के इंटरव्यू 2 बार दे चुकी हूँ, आईएएस का दे चुकी हूँ, हालांकि हरियाणा पे रुकते हैं हम। एचसीएस के 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ, हर बार बहुत ही कम मार्जिन से मैं फेल हुई। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ केवल पढ़ना ही एक क्राइटेरिया नहीं लगता है, कुछ और चीजें भी होंगी। जब तीसरी बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी तो वो क्वेश्चन पेपर देख के बाहर निकलते एडमिट कार्ड फाड़ दिया था और सीधा उसी दिन डिसाइड किया था कि मुख्यमंत्री साहब से मिलना है। अगले 15 दिन में मैं मुख्यमंत्री साहब के सामने बैठी थी कि ये क्या हरकतें हैं, क्योंकि उस प्रश्न पत्र में 2019 की बात कर रही हूँ मैं, 30 अप्रैल 2019 आज भी मुझे याद है, उस प्रश्न पत्र में 31 सवालों में गड़बड़ थी। अब आते हैं आज के प्रश्न पत्र के ऊपर। पवन बंसल जी ने बहुत ठीक बात कही है कि ये केवल एक प्रश्न पत्र की गड़बड़ नहीं है, ये पूरा जो कमीशन है ना, जो इसकी संरचना है, जो इसके चेयरमैन है, जो पहले सेक्रेटरी थे, वहां से इस चीज को एक क्यूमुलेटिव पिक्चर के रूप में देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि कहां से कैसे गड़बड़ चल रही है। एक प्रश्न पत्र नहीं है, क्योंकि 2019 का ही मैं उदाहरण दूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर आता है जिसमें 92 सवाल कॉपीड थे। पिछले किसी नेट के एग्जामिनेशन से 100 में से 92 सवाल कॉपीड होने का क्या अर्थ होता है, पूरा पेपर ही लीक कर दिया। इस बार भी सीसेट में 32 सवाल जो के त्यों 38, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है, 38 सवाल कॉपीड। 38 सवालों का क्या अर्थ है, क्योंकि इस में तो केवल 33 ही सवाल चाहिए थे पास करने के लिए, तो मतलब 100 के 100% पेपर को लीक कर दिया गया। ये चीज हुई। अब आपने पूछा कि क्या मुझे कठिनाइयां आती हैं ये चीजें उठाने में। कठिनाई आती है कि जो भी सच बोलेगा, सच के रास्ते पे चलेगा, फैक्ट सहित बात करेगा, उसे रोका जाएगा, उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसे तंग किया जाएगा, उसे लेबल किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि अरे ये तो कांग्रेसी है, अरे ये तो विपक्ष की भेजी हुई है, अरे ये तो ऐसे है वैसे है। और इसका मैं बड़ा अच्छा उदाहरण भी देना चाहूंगी कि 2020 में इनकी भाजपा की वेबसाइट के ऊपर एक कार्टून छपता है। उस कार्टून में बड़े बड़े दिग्गज नेता दिखाई देते हैं और उन दिग्गज नेताओं के साथ विपक्ष के मेरा कार्टून डाल दिया जाता है। अब आप ये देखें कि कितनी ओछी इन्होंने हरकत की, ये बताने के लिए कि भैया ये तो विपक्ष की है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। और हाँ, मैं अपनी लड़ाई को जारी कैसे रखती हूँ, लड़ाई को जारी रखती हूँ इंटरनल मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट रही हूँ, मैंने खुद ये चीजें फेस करी है। आते हैं एचसीएस के ऊपर। एचसीएस में जितने सवाल कॉपीड है, पवन बंसल जी ने बहुत अच्छे से कहा कि आपने कल्प्रिट को ही कह दिया कि तुम भैया सुलझावा कर लो इसका, तुम इसका जवाब दे दो क्या करना है क्या नहीं करना है। कल्प्रिट से यदि पूछेंगे कि तू ठीक है या नहीं है, तेरा कॉलर साफ है या नहीं है, तो वो कहेगा मेरा कॉलर साफ है और मैं अगला एग्जामिनेशन कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय को बीच में आना चाहिए, उन्हें खुद से इसका सुलझावा करना चाहिए। और यहाँ पे मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहती हूँ कमीशन को भी कि जब 2019 का ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लीक हुआ था, ये 92 क्वेश्चन कॉपीड थे, तो उस समय जब ये भर्ती न्यायालय में गई थी तो कमीशन ने सो मोटो इसे वापस ले लिया था, ये कहकर इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस हम इस भर्ती को वापस लेते हैं और इसे दोबारा कंडक्ट कराते हैं। जब 2019 में आपका स्टैंड था, तो हम ये चाहते हैं कि 2023 में भी आप यही वाला स्टैंड दिखाएं। जी, बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम एक बार यदि आपने स्टैंड दिखाया, और उस समय श्वेता ने जिस तरीके से बताया कि वो गई, सीएम से मिली, सारी बात बताई और उसके बाद में एक एक्शन हुआ। और आज जब ये स्थिति है तो इस स्थिति में भी एक स्टैंड होना चाहिए, एक चीजें आनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं आता हूँ वेद जी। शुक्ला जी जी, मैं श्वेता बहन को फिर मुबारकबाद देता हूँ। जो मुद्दे हरियाणा में विपक्ष को उठाने चाहिए, कांग्रेस को उठाने चाहिए, 30 एमएलए हैं, उड़ा साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो नहीं उठा रहे, हमारी बहन उठा रही है। ये बधाई की बात है। बहुत बहुत मैं इसमें एक और चीज कहूंगा, बाकी मैं वेद जी के पास जाऊंगा, वेद जी बताएंगे कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो वेद जी, आपकी पार्टी के नेता सुरजेवाला ने इसको लेकर के किया, फिर कल आपके दूसरे नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जब स्टे हुआ तो उसके बाद किया। क्यों नहीं पहले ही कांग्रेस पार्टी ने इमीडिएट इस पर वो किया, क्यों हुड्डा साहब इतना लेट से आए? जी कल जी, आपको, भाई पवन बंसल जी को, बहन श्वेता ढुल को, भाई पंजरेटा जी को और डॉक्टर मेहर सिंह जी को और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एक तरफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी खट्टर जी कहते हैं कि मैं बिना पर्ची खर्ची नौकरी दे रहा हूं,
और दूसरी तरफ हरियाणा की हालत यह है कि 2014 से आज तक जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई हैं वो पेपर लीक भर्तियां हैं। कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। और आश्चर्य की बात है, 1 या 2 मामलों को छोड़कर सारे पेपर लीक भर्तियों को वैधता दी गई, उन्हीं के आधार पर भर्तियां की गई। क्यों की गई? क्योंकि भारी पैसा लिया गया था। ये कह रहे पर्ची खर्ची से नौकरी नहीं मिलती। हम कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची की बात तो छोड़िए, ये तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के भाइयों बोरा भरकर नौकरियां लाओ, तभी तुम्हारा छोरा छोरी नौकरी लगेगी। बोरा भरकर पैसा चाहिए इस सरकार के अंदर, और उसका प्रमाण है एसएस बोर्ड जो HSSC कहते हैं जिसको, उसके चेयरमैन भारत भूषण जी 6 महीने सस्पेंड रहे हैं। 15 कर्मचारी जो हैं उन्होंने किस तरह भर्तियां दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन करता है भर्ती? एचएस बोर्ड का चेयरमैन है। इंटरव्यू कौन लेता है? मेंबर लेते हैं। तो क्या उनको नहीं मालूम कि जिसको हमने नंबर दिए थे वो तो आया नहीं, और जो लोग नंबर जिनके है ही नहीं वो भर्ती हो गए? उसके क्या कोई क्लर्क या स्टूडेंट बगैर बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरों के भर्ती में धांधली कर सकता है? इन्होंने लिपापोती कर उन 15 लोगों को तो फंसा दिया और चेयरमैन साहब को साफ कर दोबारा लगा दिया। और नागर साहब का किस्सा सुनाई चुके हैं, बहन श्वेता जी ने दूसरा किस्सा भी सुना दिया। अब ये जो 38 सवाल आए हैं वो साफ है कि आपने एक नया फार्मूला निकाल लिया। पहले आप पेपर लीक भर्ती से करते थे, अब आप पेपर रिपीट भर्ती से पैसा लेकर करते हैं। जिनसे भारी पैसा लिया होगा उनको बता दिया कि भाई पुराना पेपर आएगा, तुम पास हो जाओगे। तो ये बगैर करोड़ों रुपए लिए संभव नहीं है, ये खुली लूट है। और इसके खिलाफ ऐसी बात नहीं कि आवाज नहीं उठाई जा रही। 21 तारीख को ही ये भर्ती हुई थी। मैंने स्वयं एक मीडिया डिबेट में, मुद्दा वो नहीं था, वो भाजपा के लोग अपनी पारदर्शिता की बात कर रहे थे। 22 तारीख को मैंने उठाया था यही मुद्दा कि भाई तुम्हारी पारदर्शिता तो कल देख ली जब 32 पेपर लीक हुए थे। और 23 तारीख को सुरजेवाला ने शायद वीडियो भी बना दिया था। और जब समय आया पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम आवाज नहीं उठा रहे। इस सरकार के अंदर दुर्भाग्य है, जब चाहे इनेलो की सरकार थी और चाहे कांग्रेस की सरकार थी, तब हाई कोर्ट का रवैया कुछ और होता था भर्तियों के ऊपर। वो भर्तियों को रद्द करते थे। हालांकि हमारी चौटाला के खिलाफ तो स्ट्रक्चर भी आया, पर कांग्रेस सरकार की भर्तियां जरूर रद्द हुई पर स्ट्रक्चर नहीं आया। पर इस भाजपा सरकार के प्रति हमारे न्यायालय के लोग इतने उदार हैं कि उनके खिलाफ स्ट्रक्चर नहीं पास करते और उनकी पेपर लीक भर्तियों को भी कुछ सुधार कर मान्यता दे देते हैं। अब हरियाणा के अंदर सीईटी की भर्तियां हैं, कई कैटेगरी की भर्तियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। HCS की भर्ती पर कल रोक लगाई, आंशिक रोक। हालांकि वो रोक नहीं है, मैं आंशिक इसलिए कह रहा हूं कि जब खुलेआम साबित हो गया कि भाई 38 सवाल पुराने हैं और खुली भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तो रोक लगाने का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था और न ही उनके पास भेजने का सवाल था। सीधा था भर्ती रद्द होनी चाहिए थी, नहीं की, क्योंकि उदार है हाईकोर्ट। PGT की भर्ती हुई, उसमें अनियमितता हुई तो सरकार को मजबूर होकर वो भर्ती वापस लेनी पड़ी। ADA की जो भर्तियां चल रही हैं उस पर हाई कोर्ट में रोक लगा रखी है। ये जो हरियाणा के जो ये है, क्या कहते हैं, किसकी भर्ती है, क्लर्क की भर्ती है, इस पर रोक लगा रखी है। हरियाणा पुलिस की भर्ती पर रोक लगा रखी है। और एक हरियाणा की पुलिस की जो भर्ती हो चुकी है उस पर रिजल्ट सुधार किया गया है। क्लर्क भर्ती का रिजल्ट सुधार किया गया है। और जो इंस्पेक्टरों की भर्ती है उस पर रोक लगा रखी है। मैंने दर्जन भर भर्तियां बता दी जो भाजपा राज की भर्तियां हैं, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उन पर रोक है, और कुछ भर्तियों में हाई कोर्ट ने सुधार किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हाई कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि भर्तियों में धांधली हुई है, तो फिर आप हाई कोर्ट ने ये उदारता क्यों दिखाई कि आप इंप्रूव कर भर्तियां कर लो? ये क्या दर्शाता है कि हाई कोर्ट सरकार के प्रति उदार है। अब ये
कोई गलत माने मेरी बात को, चाहे सही माने, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक और लोअर कोर्ट तक आप देख लो, जो भाजपा से संबंधित मामले हैं उनके अंदर कोर्ट कुछ जरूरत से ज्यादा उदारता दिखाता है, और जो कांग्रेस और विपक्ष से संबंधित मामले हैं उसमें जरूरत से ज्यादा सजा देता है। तो ये है रवैया। और हरियाणा के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ग्रुप डी की भर्तियां हुई थी 1800 पहले और कुछ सिपाहियों की, वो भर्तियां तो फिर भी निष्पक्ष हो गई थी, पर जितनी व्हाइट कॉलर जॉब है आप उनका एनालिसिस कर लें, जो पिछड़ा है, दलित है, ओबीसी है, वो तो आएगा कि रिजर्वेशन है, आपकी मजबूरी है। जो भर्तियां रिजर्व कैटेगरी से बाहर है उनके अंदर मेरा खुला आरोप है, मैं पिछले 8 वर्षों से हर डिबेट में अपने बयान में आरोप लगाता हूं कि 3 जातियों के संघियों को, 3 जातियों को मिल रही है व्हाइट कॉलर जॉब, और उसमें भी सभी जातियों को नहीं मिल रही उन तीनों में, उन 3 जातियों में भी जो संघी बैकग्राउंड के हैं, जो संघियों के बच्चे हैं। तो ये कहते थे हुड्डा को कि भाई रोहतक और एक जाति विशेष को मिलती है, मान लो वो एक जाति विशेष को तुम आरोप लगाते हो, तुम 3 जातियों के चंद संघियों को नौकरियां दे रहे हो। आप एनालिसिस कर लो, जितनी भी भर्तियां रिजर्व कैटेगरी से बाहर है, और यही हरियाणा के अंदर पिछले 8 वर्षों से हो रहा है। पर्ची खर्ची का जो नाटक है वो झूठा है, और कटु सत्य है कि बोरे भर भर कर भर्तियां की जा रही हैं। और जहां तक आप कह रहे हो कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही, आप जिस रविंद्र ढूल का बात कर रहे हो वो भी कांग्रेस के ही नेता हैं, वो भर्तियों को चैलेंज दे रहे हैं, और भी कांग्रेस के बहुत से वर्करों ने चैलेंज दिया। अब दुर्भाग्य जो मैंने बता दिया, दुर्भाग्य हमारे साथ दोनों है। एक तो मीडिया हमारी पूरी बात को नहीं उठाता, पूरी, मैंने इतनी बार ये कहा है 3 जातियों के संगी भर्ती हो रहे हैं, आरोप लगाया है, वो उठाता ही नहीं। एक आध छोटी चर्चा आ जाती है। 22 तारीख को मैंने कहा कि भैया एचसीएस की भर्तियों में 32 क्वेश्चन जो है, मैंने 32 बताए थे, 32 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो दुर्भाग्य ये है कि चाहे मीडिया हो, चलिए खत्म कर रहा हूं, ए लार्ज सेक्शन ऑफ द मीडिया और एक लार्ज सेक्शन ऑफ द जुडिशरी भाजपा की भर्ती की अनियमितताओं को संरक्षण देती है, जिसकी वजह से ये कंक्लूजन जो मिलना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, रे भाजपा के लोग कटघरे में खड़े होने चाहिए, वो नहीं हो पाते क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है न्यायालय। बिल्कुल। चलिए मैं इसी पे आता हूं रजत जी के पास। रजत जी, जिस तरह की स्थिति है हरियाणा में, आपकी भी जब सरकार थी तो आप पर भी आरोप लगा था, तमाम सारी चीजें हैं, तो इस तरह की स्थिति होती क्यों है? क्यों बच्चों के जीवन से खिलवाड़ होता है? जी रजत। देखिए अजय जी, पहले तो जो हमारी वाली भर्ती थी वहां पे कोई एक भी बच्चा कोई आगे आके किसी ने कहा हो कि मैंने पैसे देके किया है तो बताइए। और उस लिस्ट में से बहुत से बच्चे लगातार 2 बारी एचसीएस के अंदर प्रॉपर के अंदर सिलेक्ट हुए उसी लिस्ट के अंदर। तो अगर होनहार थे वो तभी सिलेक्ट हुए। तो जहां तक बात अभी आती है तो कांग्रेस की सरकार के अंदर भी भर्तियां जो हैं वो स्कैनर में रही हैं, और हुड्डा साहब ने तो अपने भतीजे को ही लगा दिया था, हरदीप सिंह को, जो इंस्पेक्टर थे, 20 लगाए थे 2009 में, उसमें अपने एडीसी का बेटा वरुण दहिया लगाया था, गांधी जी का रिलेटिव लगाया था दीपक, बहुत से हैं उसमें। वो लिस्ट कराऊं अच्छी तरह, विद्रोही जी समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अच्छी से अलग थी। काफी भर्तियां रही हैं कि वो अपने प्रांत में देते थे, क्योंकि मुद्दा आज ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के बारे में बात करूं, मुद्दा ये है कि किस लेवल की धांधली है और किस लेवल के ऊपर हमारी सोच से भी अलग जो बात है। विद्रोही जी अभी बोल गए कि ढोल साहब ने एज कांग्रेस के जो है लीडर या प्रवक्ता वो लगाई है, सोनीपत का लड़का है अंकित, और भी बहुत से पिटिशनर्स हैं जो बच्चे हैं, वो वकील हैं सिर्फ उनके, और पहले वाली पुलिस कांस्टेबल वाली में भी वो उनके वकील है, काउंसिल रहे हैं। वो अपनी कांग्रेस की कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं लगाई उन्होंने। तो चलो उस पे छोड़िए, लेकिन जो अभी आई बात जो एडीए वाली, उसमें भी क्या किया रजत जी, आपकी भी सरकार में यही तो आरोप थे, भले पैसे का क्या था नहीं था मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अनियमितता और अपने चहेते लोगों को लगाने का ही तो आरोप था। तो फिर कोई सामने तो आता ना, कोई चहेते, कहिए, मैं नाम गिनाऊं? मैं नाम गिनाऊं? ठीक है, हो सकता है कि नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन अब जो हो रहा है
अब तो ये है कि कोई आप इक्का दुक्का नाम बता रहे हैं, अब तो सारा का सारा सिस्टम ऐसा है कि विद्रोही जी ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती के अंदर 1 करोड़ की आंसर की बिकी थी, 20 लाख रुपए उसमें चले गए थे। अटैची की बात छोड़ो, अब तो ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं, ये भी सामने आया था उस टाइम पे कि उस टाइम ब्लैंक चेक लिए गए थे। अब ये आलोक वर्मा जिनकी बात हो रही है, ये निजी सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के सीएम ऑफिस के अंदर, और जैसे ये नीरज दरपुआर का भी अभी नाम आया था पीछे, वो जो लैंड स्कैम वाले में अंदर। लेकिन आप ये देखिए अभी पीजीटी की इन्होंने वापस ली, जो भर्तियां रद्द हो चुकी हैं उनका अगर मैं जिक्र करूं तो टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी संस्कृत, वेटनरी सर्जन की है, ग्राम सचिव की है, नहर पटवारी की है, इलेक्शन तहसीलदार की है, उसके बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की है, एडीओ की, फिर एसएडीओ की है, सब डिविजन एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एक्साइज जो जिनका आप देखिए जिनमें धांधली हुई है, पुलिस कांस्टेबल की हुई है, एक्साइज इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, जूनियर लेक्चरर, एचटैट, नीट का एग्जामिनेशन, हरियाणा सिविल सर्जन, एचपीएस प्रॉपर का जिसमें नागर जी के पास पैसे पकड़े गए थे, उस पर भी मैं आऊंगा कि किस तरीके से आजकल होशियारी से काम किया जा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए उसके अंदर एचसीएस जुडिशियल की भर्ती ले लीजिए, और आप ये देखिए कि अगर ब्लैंक चेक ही बच्चों से मांग लिए 25-25 लाख के, तो किस हद तक का लेवल हो रहा है। रेवेन्यू क्लर्क है, नाम है राहुल, उसने बताया कि फिंगरप्रिंट तक जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिंगरप्रिंट तक मैच करने का जुगाड़ है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो हुआ था अभी एचसीएस घोटाले के अंदर इनका एचसीएस अनिल नागर के सहयोगी हैं एक अश्वनी और नवीन, जो अपने हिसाब से बच्चों का सेंटर, अपने हिसाब से मनपसंद रोल नंबर जहां आसपास बैठना है, नंबर बढ़वाने की गारंटी उसमें ली जा रही थी। सब इंस्पेक्टर के जो पेपर है उसमें भी ओएमआर शीट स्कैन हुई। ये अनिल नागर जी के पास जितनी मिली 18 मिली थी ओएमआर शीट, उसके अंदर से 500 प्रॉपर एचसीएस भर्ती हो गए और 13 डेंटल सर्जन हो गए। तो आप ये देखिए कि हर चीज का जुगाड़ है, टेक्नोलॉजी में भी किस हिसाब से जुगाड़ हो रहा है। और ये तो तब है जब 25 करोड़ रुपया एचसीएस सिर्फ सीक्रेसी के लिए खर्च करता है। ये क्वेश्चन सिर्फ अगर आप कहें कि इसी के रिपीट हुए हैं, इसी के रिपीट नहीं हुए, वेटनरी के भी रिपीट हुए हैं, और भी काफी भर्तियां जिनमें रिपीट हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल वाली में आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई लॉ का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे करना है, पुलिस से रिलेटेड कुछ नहीं। और वो भी आप देखिए कितने बाहर के बच्चे थे उसके अंदर। ये एसडीओ वाली भर्ती थी, उसके अंदर आप लगा लीजिए कितने 90% से भी ऊपर बच्चे बाहर के सिलेक्ट हो गए। अब आप ये चीफ फीडबैक ऑफिसर लगा रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने, कोई भी हरियाणा का नहीं, कईयों को तो डीसी के ऊपर पावर दे रखी है बिना कोई योग्यता के, वो गुजरात से लाके बिठा रखे हैं। हाँ, जी मैं डॉक्टर मेहर सिंह से भी जवाब ले लूं, फिर आता हूं दूसरे राउंड में। डॉक्टर मेहर जी, जिस तरह से बताया रजत जी ने, जिस तरीके से वेद जी ने, और जिस तरीके से श्वेता चूंकि खुद इसकी विक्टिम है वो बताती हैं और पवन जी बता ही रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि निष्पक्ष भर्तियां नहीं होंगी तो बच्चों का भविष्य, जो भविष्य हमारे देश को चलाता है, वो भविष्य कहाँ जाएगा? जो सपने सजोता है कि हम ये बन जाएंगे फिर ऐसे करेंगे, वो कहाँ होगा? वो कैसे क्या करेगा? जी मेयर। देखिए जी, अगर इस तरह की भर्तियां हो रही हैं, जिस तरह से मैनिपुलेशन हो रहा है, ये तो देश का भविष्य और राज्य का भविष्य तो अंधकार में। दूसरे इसमें एक चीज और कहूंगा, हालांकि वो दूसरे तरीके से है कि इसका नाम ही कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कमीशन लेते हैं, जब भर्ती करते हैं तो कमीशन लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हर भर्ती में ये जो कहते हैं, एक आध हमारे मित्रों ने कहा कि भाई फलां भर्ती ठीक हुई थी, कोई भर्ती ठीक नहीं हुई। जो पकड़ा जाए वो चोर है, जब नहीं पकड़ा गया, जो चोरी नहीं पकड़ी गई वो तो सफेद हो गया। तो कुल मिलाकर क्यों होती हैं ये चीजें? ये सिर्फ लालच में होती हैं, और ये वो सरकारें ऐसा काम करती हैं जिन सरकारों का नीयत खराब होती है, पब्लिक सर्विस से कोई मतलब नहीं उनका, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए प्रदेश,
उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें ये नहीं पता कि इस पैसे का नहीं, सरकार जब ये तो ये सारा कहती है मेहर जी, सरकार तो ये कहती है, वो तो आयोग बना दिया हमने, आयोग स्वतंत्र है, वो करता है, इसमें सरकार का क्या लेना देना। जी सरकार का लेना देना है। सरकार ने आयोग बनाया, सरकार चेयरमैन अपॉइंट करती है, सरकार ही मेंबर अपॉइंट करती है, सब कुछ सरकार करती है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी आपने देखा होगा धीरे धीरे आपको बहस करने में आसानी होगी। सर एक सेकंड, एक सेकंड, केवल एक सेकंड। बोलिए बोलिए। जितने आयोग के मेंबर हैं, चाहे वो कांग्रेस के जमाने के थे, चाहे लोकदल के जमाने के हैं, चाहे भाजपा के जमाने, सारे पार्टी वर्कर हैं। सारे पार्टी वर्कर हैं, बिल्कुल। और अब तो मैं ये चीज देख रहा हूं, मैं दिल्ली में जो सिविल सर्विस की IAS IPS वगैरह की भर्तियां होती हैं, उसमें मैं उनको जो रिटन एग्जाम पास करते हैं उनको गाइड करता हूं, मॉक इंटरव्यू में मैं उनकी हेल्प करता हूं एज ए मेंटर। मैंने वहां भी देखा है, वहां भी अब माहौल बदलने लगा है। ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर बैठा दिया गया है अभी पिछले 2-3 साल में, कि जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, जो बिल्कुल वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर का टाइप का रह चुके हैं। अब दूसरी बात पे आता हूं कि जो सरकार एक सिंपल एग्जाम नहीं करा सकती, उसको क्या हक है, सरकार कैसे चला सकती है? वो जो पार्टी ये सरकार में है और वो एक एग्जाम नहीं करवा सकती, जो सिंपल सी बात होती है, कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर आपकी नीयत साफ है तो एग्जाम कराना कोई बात ही नहीं है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका हूं, एग्जाम भी करवा चुका हूं यूनिवर्सिटी में IFS में जाने से पहले। तो मैं ये कह सकता हूं दावे से कि कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे ऐसे लोगों को बिठाएंगे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारी सर्विस से ही हैं, आपके चेयरमैन हैं, तो लेकिन मुझे कोई उनके पर्सनल उसके बारे में नॉलेज है ना, मैं कहना चाहता कुछ भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा पर शक होता है और शक की वजह है और शक के प्रमाण हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि पूरे कमीशन को बर्खास्त करो और बहुत ही एक ऑटोनोमस बॉडी टाइप की, जिसमें बहुत ही प्रबुद्ध लोगों को कमीशन में बैठाया जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि उस कमीशन में बैठाने के लिए भी एग्जाम करवा दो, कम से कम उनको मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। अब किसी को भी आगे बैठा देते हैं ऐसे ही, एक अच्छे बड़े रेप्यूटेड जो आदमी 30-40 साल पत्रकार रह चुका हो, जो प्रोफेसर रह चुका हो, रिटायर हो चुका हो, और जो वेल नोन ऑफिसर हो, जैसे हम जानते हैं भाई, कुछ नाम हैं जैसे खेमका जैसे हैं, एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, वैसे मेरा भी उदाहरण है, पर मैं तो केरला काडर में था, जंगल में नाचा मोर किसने देखा, वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है समाज में, वो नपैद नहीं हो गए हैं, वो प्रेजेंट हैं लेकिन थोड़े हैं। मेहर जी, जिन्हें हम निष्पक्ष कहेंगे वो भी सवालों के घेरे में उठते हैं कई बार, तो इसलिए निष्पक्ष का कैसे हम क्राइटेरिया तय करेंगे? जी, फिर आप ऐसा कर दीजिए कि फुल प्रूफ सिस्टम बनवा दीजिए। फुल प्रूफ सिस्टम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और फुल प्रूफ सिस्टम जो बनेगा, और इंटरव्यू को खत्म कर दीजिए। क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, ये हमने देखा हुआ है। हाँ, उस समय जब हम UPSC में गए तो उस समय इंटरव्यू ढंग से होता था, आज भी UPSC में काफी हद तक ढंग से होता है, लेकिन HPSC में क्या पूछते हैं, बोला कहाँ से आए हो, अच्छा 2 मिनट में आपका खत्म हो गया इंटरव्यू, आपकी हॉबी क्या है, ये क्या है, क्या 2 मिनट में 5 मिनट में कैसे पता लगा लेंगे आप उस ऑफिसर की एथिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्या पर्सनैलिटी है? आप सीधा रिटर्न ही कर दीजिए, ये सिर्फ मैनिपुलेशन के तरीके हैं और कुछ नहीं है। आप चलिए, ये मैनिपुलेशन के तरीके हैं। मैं दोबारा आता हूं, 60 में 2-2 मिनट में ही जवाब दीजिएगा सभी लोग। वेद जी आपके पास आता हूं, और वेद जी सवाल वो है कि जिस तरह की स्थिति, संविधान ने इतना ईमानदारी से इसकी नियुक्ति का एक प्रोसीजर बनाया है, यदि उसको 100% फॉलो हो, उसके मानदंड का फॉलो हो, तो मुझे लगता है शायद ये स्थिति पैदा ना हो। चाहे आप देखिए UPSC के एग्जाम में देखा, मेरे परिवार के चूंकि कई सदस्य हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि कितने ईमानदारी से चीजें होती हैं। मैंने यूपी में भी देखा है, मैं यूपी से आता हूं, कि यूपी में भी PCS के उसमें भर्ती में बहुत कभी भी विवाद नहीं रहा है। ये हरियाणा में, पंजाब में और इधर ही क्यों होता है? जी, शुक्ल जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर सुदृढ़ नीति बनाई थी,
और तभी जो एचपीएससी के मेंबर्स हैं उनको संवैधानिक रूप से संरक्षण भी दिया था ताकि उन पर दबाव ना रहे, और उन पर कुछ सैंक्शंस भी लगाई थी कि वो एचपीएससी के मेंबर बनने के बाद सरकार की फला फला पोस्ट नहीं ले सकते। पर दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा पंजाब में तो काफी वर्षों से उसकी अवहेलना हो रही है। और जिस आप यूपीएससी की चर्चा कर रहे हैं, तो आपने चर्चा कर दी इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूं। कांग्रेस राज तक तो यूपीएससी भी ठीक थी, अब तो यूपीएससी में भी संघ के लोग, प्रायोजित लोग आ रहे हैं। अब तो जो नया चेयरमैन कैसा नियुक्त किया आपको पता है, और मोदी जी ने तो उसका भी रास्ता निकाल दिया, चोर दरवाजे से बायलैटरल आईएएस सीधा डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की भर्ती का भी निकाल लिया। और तीसरा रास्ता एक और निकाल लिया कि कभी भी यूपीएससी एग्जाम में हमने तो सुना नहीं था ना देखा था कि भाई कुछ पोस्ट के रिजल्ट होल्ड कर लिए जाते थे। अब ये 4 साल से क्या हो रहा है, जैसे मान लो 800 भर्तियां होनी है यूपीएससी की, तो 700 के जो रिजल्ट आ जाते हैं 100 वैकेंसी होल्ड कर लेते हैं, और वैकेंसियों के होल्ड करने के बाद जो अपने मनमाने लोग होते हैं चोर दरवाजे से, जिनके नंबर कम होते हैं, उनको ले आते हैं। तो धांधली के तरीके अब यूपीएससी में भी निकाल लिए। और जो एचपीएससी या पंजाब की पीपीएससी कहोगे आप उसे, या राजस्थान की आरपीएससी कहोगे, तो हरियाणा पंजाब में तो लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है मेंबर बनाने का। यहाँ तो एक ही क्राइटेरिया है, जो अधिकारी को किसी को लेना है तो उस अधिकारी को लेंगे जो उस समय के मुख्यमंत्री का खासम खास होगा, जो उसके कहने से अंगूठा टेकता होगा, या पार्टी के वर्कर। चलिए पार्टी के वो जी बीए पास होना जरूरी है, वो बीए पास हो बस। उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे, मेंबरों को जो मैंने उदाहरण दिया था अप्रत्यक्ष रूप से मैंने यही तो बताया था कि मेंबरों को ये नहीं तक पता कि किसकी नियुक्ति हुई है, कौन भर्ती हुई है, साइन करवा लेते हैं। और उसका उदाहरण मैंने भारत भूषण वाले मामले में एचएससी में दिया था कि भाई चोर दरवाजे से जो कर्मचारी बैठे थे वो पैसा लेकर 15-15, 20, 2.5 लाख से 20 लाख रुपए देकर भर्तियों को नीलामी कर रहे थे, जो जिस कैटेगरी की भर्ती थी। तो क्या एचपीएससी के मेंबर को, एचसीएससी के मेंबर को तो तब पता चलेगा ना, तब उसने कुछ किया हो, उसके केवल साइन होते हैं। और यही नागर भी इसीलिए कर रहा था, नागर जो था वो भी इसीलिए कर रहा था कि जो राजनीतिक लोग जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि मैं पैसा नेता नहीं, मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं, पैसा नेता लेते थे, साइन वो करते थे, अपना हिस्सा नागर जैसे लोग ले लेते थे। और इस सरकार में तो हद हो गई। इस सरकार का निर्दलीय विधायक गोलन है, उसने तो सार्वजनिक, उसके बेटे ने टेप जारी किया है कि मेरे से चलिए वो आप बता चुके हैं, पिछली चर्चा में उसके बारे में बता चुके हैं। मैं रजत जी के पास आऊंगा जल्दी से। रजत जी, जिस तरह की स्थिति है, बच्चों का भविष्य, हरियाणा के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्यों नहीं इसको लेके बड़ी लड़ाई आप लोग लड़ते हैं? क्यों सिर्फ इस तरह से स्थिति की बयान हो गए, ये हो गया, काम खत्म हो गया? जी निश्चित तौर पे जो आप बात कह रहे हैं, ये मुद्दा बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए भी है अजय जी की जो होनहार हैं, जो मेरिटियस स्टूडेंट हैं, अब जैसे श्वेता जी भी हैं, मैंने जानता हूं, और ये इतनी एक्टिव इसलिए हैं कि जो बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं जिनके साथ गलत होता आया है, और जो भर्तियों की वजह से ओवर एज होके जो जिनका हो जाना चाहिए था सिलेक्शन लंबे समय पहले, वो नहीं हो पाता बेचारों। वो भर्ती रद्द होना, एक प्रोसेस को रद्द होना, फिर वो प्रोसेस दोबारा से, आपके पास आऊंगा विस्तार से। जी। उसकी जो तैयारी होती है, उसका जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो घर पे माहौल होता है, क्रिएट किया जाता है, बार बार मेहनत करना। आप बार बार किसी की कमर तोड़ दोगे, कब तक खड़ा होगा कोई? उसको खड़ा होने के लिए एक अंदर से भी एक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। बहुत चीजों के ऊपर ठेस पहुंचती है। कोटा के अंदर आपको पता है कितने बच्चे सुसाइड करते हैं। आसान नहीं है किस तरह इनके साथ खेला जा रहा है, और मैं इनकी भावनाओं को समझता हूं। ये कोई राजनीति नहीं, राजनीति से ऊपर उठने वाली बात है। चलिए, ये राजनीति से ऊपर उठने वाली बात है, बच्चों के भविष्य की बात। अजय जी मैं खत्म कर रहा हूं। अब बात आई, क्योंकि यूपीएससी की बात हुई, हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनकी लड़की को डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया आईएएस के अंदर। ऐसा भी हो रहा है।
इस देश के अंदर आप यूपीएससी हरियाणा के हिमाचल में नहीं होता था, हिमाचल में पेपर लीक के केसेस हो रहे हैं। जहां जहां भाजपा आई वहां ये ज्यादा होने लग गए। पहले नहीं होता था इतना, अगर कोई इक्का दुक्का केस है कोई बता दे चलो इक्का दुक्का केस, लेकिन पूरी की पूरी भर्तियां मैनेज होना, पूरी की पूरी भर्तियां रद्द होना, पूरी की पूरी भर्तियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना, अटैची बिल्कुल निश्चित तौर पे तो सामने पब्लिक में आया तभी अटैची की बात हुई ना, जब अनिल नगर के पास पकड़े गए। आपको लोगों को डर होता था कि भाई ब्लैंक चेक, हिम्मत देखिए कि अगर वो कहते हैं कि आपको पेपर आप ब्लैंक चेक दे दीजिए, हमारे को पेपर भर्ती हम कराएंगे आपकी, मतलब ये नेक्सस इतना बड़ा है कि हो सकता है ये जो कोचिंग की जो अकेडमीज है उसमें भी कुछ ना कुछ साठ गांठ करके ऐसे ये नेक्सस बहुत बड़ा है। ये नेक्सस एक लाइन, ये सारा जो खेल है ना ये व्यापम से आया है, ये व्यापम के मॉडल है। मध्य प्रदेश का व्यापम, उसी के नए नए रूप भाजपा ने पूरे देश में फैलाए हैं। चलिए, ये व्यापकम का रूप है, ये कहना है वेद जी का। मैं आऊंगा डॉक्टर मेहर सिंह। मेहर सिंह जी, आप हरियाणा में ताल ठोक रहे हैं, आप जो है मध्य प्रदेश में भी लड़ने जा रहे हैं, आप राजस्थान में भी लड़ने जा रहे हैं, आप जगह, आप लोग तो जो है आंदोलन से निकले पार्टी हैं, आप क्यों नहीं इसको लेके आंदोलन करते हैं? क्यों नहीं आपने घेर लिया? क्यों नहीं इसको लेके उठाया? क्यों आपको बच्चों का भविष्य की चिंता नहीं है? जी डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, हम उठाते हैं इसको और उठाते रहेंगे। और हम कल हमारा पूरा हरियाणा में संगठन बना है और कल शपथ ली है। 1100 पत्र उन्होंने, एक्टिविस्ट ने 1100 पदाधिकारियों ने, 1149 टू बी प्रिसाइज। और ये संगठन अब देखिए 10 साल की पुरानी पार्टी, और दिल्ली में ये इस तरह से नहीं होने देते हम, और अब पंजाब में भी बंद करेंगे। और दूसरी बात है, हरियाणा में भी हम इस बात पे आंदोलन चलाएंगे, अकेले इश्यू पे नहीं, लेकिन इस इश्यू को साथ में लेके, युवाओं का इश्यू है ये, और युवाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है, और पढ़ाई का भी इश्यू है ये साथ में, क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो क्या मेरिट बेस पे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार के कट्टर खिलाफ है। और इसलिए हम कल भी इस बात पे चर्चा हुई थी हमारी इंटरनल मीटिंग में, जो हमारी करनाल में थी, और शपथ ग्रहण समारोह में। तो हम बिल्कुल इस बारे में एकदम से सीरियस हैं, और इसको हम किसी भी हम तो ये मानते हैं कि वो सरकार चलाने लायक नहीं है जो एग्जाम नहीं करवा सकती, इतनी छोटी बात नहीं करवा सकती। बड़ी बात कह रहे हैं कि मेयर जी की उनकी पार्टी और उनके लोग इसको लेके प्रतिबद्ध है, और इसको लेकर के उनका ये मानना है कि जो एग्जाम सही से नहीं करा सकती वो सरकार ही सही नहीं है, ये बोलना है। मैं पवन जी के पास जाऊंगा, उसके बाद में श्वेता के पास आता हूँ फाइनल कमेंट के लिए। एक बात ऐड करनी है मेरे को, एक बात ये ऐड करनी है कि ये जो होनहार बच्चे हैं इनके लिए ये 1 साल वाला कौशल रोजगार के बाद इनको क्यों और तंग किया जा रहा है? पहला ये तो बहुत चिंता का विषय है। उस पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, अभी इसको रखने मत दीजिए, इसी पे रहने दीजिए। आप ये देखिए हालत, ये पीएचडी बच्चे चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उस पे भी चर्चा कर लूंगा। मैं बच्चों के भविष्य से बहुत ज्यादा मैं भी कॉन्शियस हूँ, और क्योंकि तुम्हें पवन जी जिस तरह की स्थिति है, शुक्ला जी ये बात चल रही है एचसीएस एग्जीक्यूटिव की, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। पिछले दिनों एचसीएस जुडिशरी के पेपर हुए, उसमें बड़ी रेगुलेटरी हुई। 6 मेंबरों का बोर्ड बना, 3 हाईकोर्ट के जज थे, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के, एडवोकेट जनरल, एचपीसी के चेयरमैन। बाद में 3 मेंबर और जोड़ दिए गए, और इंटरव्यू में बहुत कम नंबर दिए गए। वो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, जैसा कि मैं आपने एक्सपोज किया, हाईकोर्ट में वो केस चल रहा है। अब जहाँ तक विरोधी जी ने कहा, कांग्रेस के टाइम में यूपीएससी ठीक होती थी। छतर सिंह नाम के एक सज्जन जो हुड्डा साहब के वो थे, पीएस थे, मेंबर बन के लैंड कर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब एक बहन जी दक्षिण हरियाणा की मेंबर बनी एचपीएससी की, बाकायदा जुलूस निकाला उसका पगड़ी बनाकर। उसने कहा कि मैं संघकार मनोहर जी का धन्यवाद करती हूँ, अपने बिरादरी के बात करेंगे, ऐसा अखबारों में छपा। अब जो बात आई, सवाल पूछे जाते थे, चौला के टाइम में ऐसे सवाल पूछते थे, वो कौन नेता है जिसने अपना ताज दिग्विजय सिंह रख दिया? हुड्डा के टाइम में सवाल था, वो कौन संविधान निर्माता सभी का एकमात्र सदस्य है, कौन है? ऐसे सवाल पूछ जाते। और मनोहर जी को बिल मांगी सलाह, ठीक है वो एचपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बर्खास्त नहीं कर सकते, अरे लगाया तो उनका बंदा बुला के कह तो सकते हैं, भले मानस इसको इस्तीफा दे दे। अब विरोधी जी ने कहा मीडिया हमारी बात सुना था, उठा था। अगर ये हुड्डा साहब अपने 30 एमएलए बेटे, एमपी, सुरजेवाला, शैलजा, सारे लोग 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ एचपीएससी का घेराव कर ले, तो एक दिन के अंदर सामने आएगा।
मीडिया में उठाएगा। चलिए ये बड़ी बात कही है पवन जी ने कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस को विद्रोही आप ये अपने लीडरशिप को कन्वे कीजिए कि आप यदि ये कर लें तो जो बेईमानी हो रही वो ना हो। सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा क्योंकि गड़बड़ियां सब जगह हुई। तो हमारी क्या ड्यूटी है, हमें इसको सोचना चाहिए, हमें क्या मिल रहा है वो बात की बात है। मैं अब श्वेता के पास जाऊंगा क्योंकि श्वेता खुद विक्टिम भी है, श्वेता इसकी लड़ाई भी लड़ रही है और लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली स्टाइल में वो जब ये लड़ती हुई दिखाई देती है तो निश्चित रूप से एक अच्छा लगता है कि एक लड़की लड़ रही है, लेकिन शर्म आती है एक लड़की को एक इंसाफ के लिए, एक सच बात के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये दुखद स्थिति है। जी श्वेता। नहीं, इसमें दुख मत फील कीजिए और ना ही इसे लड़के या लड़की में विभाजित कीजिए। विक्टिम हूं, बस इतना कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ। पहली बात जो पवन बंसल जी ने कही कि कांग्रेस को सड़क पे उतर के आ जाना चाहिए क्योंकि मुख्य विपक्ष है। जब मेरे पास राहुल गांधी जी की यात्रा हो रही थी, मैं उनकी लेटर इनवाइटी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं मिलने गई थी। सेकेंड डे एम्प्लॉयमेंट डेलीगेशन था जिसकी फोटोग्राफ्स बाहर नहीं आई। उसमें मैंने साफ कहा था, वहां पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठे थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे, उदय भान जी भी बैठे थे, शैलजा जी भी बैठी थी, सुरजेवाला जी भी बैठे थे, सभी बैठे थे मुख्य जितने भी नेता हैं। वहां मैंने उनके मुंह पे कहा था कि विपक्ष आज सिर्फ और सिर्फ ट्विटर या प्रेस नोट तक सीमित रह गया है, सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, यदि आप वो मुद्दे लेके सड़कों पे उतर जाए तो 2 सेकंड में उनका हल निकल जाए। और मैंने वहां उदाहरण भी दिया राहुल गांधी जी के सामने कि जब सिलेंडर के रेट बढ़े थे तो आज जो सरकार है उसके जितने सारे मंत्री हैं वो अर्धनग्न होकर उन्होंने सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया था और आज तक भी उसकी फोटोग्राफ सर्कुलेट होती हैं। आप प्रेस नोट और ट्वीट तक क्यों सीमित हो गए हैं? पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत बड़ा मुद्दा है जो इसकी अंडर सरफेस चल रहा है, जिसे बिल्कुल छुपा के कर रही है भाजपा सरकार, और मैं सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप लगाती हूँ। ये जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर है, ये ऐसे ही नहीं कहा था, ये ऐसा कर भी रहे हैं। ग्रुप सी और डी के लिए हमारे छोड़ दिए हैं हरियाणा के बच्चे लगने के लिए, और उसमें भी अब सेंधमारी कर दी है कि 5 अंक के हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों को भी देंगे। क्यों देंगे भाई? कौन सी ऐसी सरकार है पूरे देश में जो बाहरी अभ्यर्थियों को बुला के 5 अंक देती है? हमारे बच्चों को क्यों नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? ग्रुप ए और बी की सर्विसेज में बहुत लंबी मेरी शुरू दिन से लड़ाई चल रही है कि आप हरियाणा जी के इंट्रोड्यूस करें। क्यों नहीं है हरियाणा जी के हमारे ग्रुप ए और बी के सर्विसेज में? इतना लड़ने के बाद भी 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। क्यों नहीं एक अलग से प्रश्न पत्र पूछते हैं? राजस्थान पूछता है ना। यूपी ने अभी अभी एक संशोधन करके 2 यूपी जीके के पेपर डाले हैं। मध्य प्रदेश के बच्चे मुझसे जुड़े हैं, मुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में 40% मध्य प्रदेश जीके इंट्रोड्यूस करवा दी है। जितने ऐसे राज्य जहाँ डोमिसाइल रिजर्वेशन है, क्योंकि टफ टेरेन है, उत्तराखंड हो गया, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, वहां उन डोमिसाइल रिजर्वेशन है, 10वीं आपने वहां से करनी होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। और लैंग्वेज स्टेट्स हैं, होते लैंग्वेज का पेपर पूछते हैं, जैसे पंजाबी। अब आप देखते हैं 10वीं पंजाबी से होनी चाहिए वहां पे। बाकी और तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, लैंग्वेज स्टेट्स हैं, वो अपना लैंग्वेज का अलग पेपर पूछते हैं। हरियाणा क्यों ऐसे धर्मशाला बना दिया है आपने कि ना हमारे यहाँ पे कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ना आप हरियाणा जी के पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? अचानक से जो यहाँ पे सिलेक्शंस है वो बाहरी लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कारण उसका हरियाणा जी के ना पूछा जाना, कारण उसका पॉलिसीज बनाना बाहरियों के पक्ष में। अभी जैसे रजत जी ने बताया एडीए की भर्ती रद्द हो गई, मतलब कोर्ट में है। क्यों है कोर्ट में? क्योंकि इन्होंने बीच में शैक्षणिक योग्यता चेंज कर दी। शैक्षणिक योग्यता क्या थी इसकी पहले? कि आपके पास 10वीं में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, जो हर हरियाणा का बच्चा पढ़ता है 10वीं में हिंदी या संस्कृत। लेकिन बिहार के, यूपी के ये बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। अन्य राज्यों में ये अनिवार्यता नहीं है कि 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता बदल दी गई ताकि बाहरी अभ्यर्थी यहाँ पे भारी से भारी मात्रा में अप्लाई कर सके, उनको अप्लाई करवाने के लिए किया गया है। हमारे यहाँ पे हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है यदि आपको स्टाफ नर्स रखना है तो। लेकिन हर एक राज्य में, चाहे वो बिहार हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो, वहां उनके रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन काउंसिल से नर्सिंग अनिवार्य है। हमारे यहाँ पे नर्सिंग की तो 5 साल से परीक्षा ही नहीं हो रही हरियाणा में। 5 साल से नर्सों की परीक्षा ही नहीं हो रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो उसका अन्य कारण है, वो मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगी, क्योंकि ये 10 अंक बाहरी अभ्यर्थियों को दे रहे थे।
उसमें वो उसके ऊपर बोला गया, बार बार रोका गया कि आप बाहरी अभ्यर्थी को 10 अंक क्यों दे रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक का आपने फायदा देना है तो अपने बच्चों को दीजिए, हालांकि मैं उसके भी विरोध में हूँ, लेकिन आप बाहर वालों की चेकिंग कैसे करेंगे, क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ पे बच्चों के पीपीपी बनवा रहे हैं जिसमें आप मिनटों में उनकी आय चेंज कर देते हैं, जिससे आपको अंक नहीं देने पड़ते हैं, वो अलग चीज है, वो इतर चीजें हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हरियाणा वेटरनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल से यहाँ अनिवार्यता नहीं है कि आपको हरियाणा से करके आने, कई देश का कोई भी बच्चा आगे यहाँ पे पेपर दे सकता है, लेकिन हमारे बच्चे किसी और राज्य में जाके पेपर नहीं दे सकते। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, कुछ एक उदाहरण दिए कि अंडर करंट में क्या चल रहा है कि बाहरी राज्यों को लाके वहां के बच्चों को कैसे यहाँ बसाया जाए, डोमिसाइल कैसे रिलैक्स किया जाए। 75% रिजर्वेशन भी जब प्राइवेट में बताया गया तो उसके साथ ही डोमिसाइल रिलैक्सेशन कर दिया गया। पहले यहाँ पे डोमिसाइल की शर्त थी 15 साल, लेकिन इसकी आड़ में 5 साल कर दी गई। ये बहुत बड़ा इशू है कि न केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, न केवल पेपर लीक की चीजें चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक पेपर में इतनी सारी गलतियां मिले, हर एक पेपर लीक हो जाए, हर एक पेपर में कॉपीड क्वेश्चंस मिले, मतलब आपके एग्जामिनर सिलेक्शन फॉल्टी है, आप एग्जामिनर ढंग से नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ब्लैकलिस्ट में कर देते हैं, दोबारा फिर लेके आते हैं, दोबारा फिर फॉल्टी एग्जामिनर मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर बार कैसे हो सकता है? क्या ये नेग्लिजेंस है? नहीं, ये शातिरता है। ये बड़ी बात कही श्वेता ने कि ये एक साजिश है और साजिश के तहत सारी चीजें हो रही हैं, और जिस तरीके से बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित रूप से एक और चीज कहना चाहूंगी, यदि ये गंभीर होते, ये सच में जीरो टॉलरेंस टू करप्शन होता तो 2018 की कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था, जब हाई कोर्ट में कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तब हरियाणा के नुमाइंदे, हरियाणा सरकार के नुमाइंदे आए थे और उन्होंने कहा था कि आप सीबीआई जांच ना करवाएं, हम हाईएस्ट लेवल पे अपनी कमेटी बना के जांच करेंगे। कहाँ है उस कमेटी की रिपोर्ट? वो लेजिस्लेचर में अब तक टेबल क्यों नहीं? चलिए, बिल्कुल सवाल जायज है श्वेता, चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं सबसे बड़ी बात की मुद्दा हरियाणा के बच्चों के भविष्य का है। वो कहाँ जाए? अपने राज्य में मिलेगा नहीं, दूसरे राज्य में वो एलिजिबल नहीं हो पाते, या और बहुत सारे कारण पैदा हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या हरियाणा के बच्चों को ये दर्द ही सहना है? यही एक सवाल था, और इस पर सबको सोचना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है ये, किसी सरकार किसी उससे विषय नहीं है, कोई भी सरकार रही हो, तमाम सरकारों में विवाद रहे, लेकिन इस तरह की स्थितियां निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वो देश का भविष्य बर्बाद करते हैं, और यह नहीं होना चाहिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, और कल फिर मिलेंगे कुछ और विषयों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।